हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से चैनल पर आपका स्वागत है और मैं फिर से उपस्थित हूं वर्ष 2023 कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान के प्रश्न पत्र की यह लास्ट वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 21 का। इससे पहले वीडियो के 4 पार्ट हो चुके हैं। चौथे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया है, तीसरे में 19 को, दूसरे में 12 से लेकर 18 तक के प्रश्न को और पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को सोल्व किया था। और आज यह इस प्रश्न पत्र का अंतिम वीडियो है। इसके बाद ये प्रश्न पत्र कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर डेली पढ़ रहे हैं वो एक बार अपना नाम लिखकर अटेंडेंस लगा दें। बाकी बच्चे जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 के लिए जो बोर्ड परीक्षा हुई थी 2023 में, उसका जो प्रश्न पत्र है उसका लास्ट प्रश्न क्या था, चलिए जान लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया था, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका प्रयोग करके प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने का एक सुग्राही यंत्र है। ठीक है, इसका आरेख मैंने यहाँ बनाया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस आरेख के बारे में क्या क्या इसमें होता है। मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र ये आपके सामने है। मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था के चित्र में एक 1 मीटर लंबी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार होता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं, देखिए हाईलाइट करता हूं, यहाँ आप जो ये ए से लेकर बी तक का तार देख रहे हो, ये 1 मीटर लंबा तार होता है मिश्र धातु का। कौन सी मिश्र धातु? मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, इस तार को हमने चित्र में AC से दर्शाया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, बक्स पर मीटर पैमाने के साथ ये तार कसा हुआ होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर पैमाना भी लगा हुआ होता है। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा फिजिक्स का, लैब में आपको ये बनाकर दिखाया गया होगा, ये उपकरण तैयार करके दिखाया गया होगा। ठीक है, इसमें AC ये जो बिंदु हैं, इन पर L आकार की पत्तियां लगी होती हैं जो कि तांबे की बनी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक L आकार की पत्ती है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये L आकार की पत्ती है और इधर भी एक L आकार की पत्ती है। ये तांबे की पत्तियां होती हैं। इनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे होते हैं। संबंधक पेंच का मतलब क्या है? ये जो पेंच आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पेंच और ये वाला पेंच, ये संबंधक पेंच होते हैं। ठीक है, समझ गए ना? इनके बीच में कुछ खाली जगह छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती लगाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तांबे की पत्ती लगी हुई है जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं। आप देख सकते हैं एक तो पेंच ये रहा यहाँ पर, ठीक है, एक पेंच ये रहा और एक पेंच ये है इधर। ये संबंधक पेंच लगे होते हैं और बीच वाले पेंच D का संबंध, ये जो आप देख रहे हो बीच वाला पेंच D, इसका संबंध एक संट युक्त धारामापी G से करा देते हैं। यहाँ पर एक संट युक्त धारामापी आप देख रहे हैं G, ये वाला, ये संट युक्त धारामापी है।
जी के द्वारा विसर्पी कुंजी बी से लगा होता है। इसमें एक विसर्पी कुंजी होती है जिसको खिसकाया जा सकता है, ये वो विसर्पी कुंजी है। इसको तार पर इधर उधर चलाया जा सकता है, इसको हम विसर्पी कुंजी कहते हैं, जिसको बी से दर्शाया गया है। ठीक है। ए व सी के बीच एक सेल द्वारा धारा नियंत्रक RH लगा होता है। ये रहा यहाँ पर धारा नियंत्रक। देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला जो तार है ये ए पर यहाँ पर लगा और यहाँ से सी से निकल कर यहाँ आया और यहाँ पर हमने इसमें धारा नियंत्रक लगाया इस जगह पर। ठीक है। और साथ ही एक कुंजी जोड़ी जाती है, कुंजी के जोड़ दी जाती है। ठीक है। तो ये था चित्र। ए व डी के बीच रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है। यहाँ ऊपर देखिए, ये ए व डी के बीच का रिक्त स्थान है, इसके बीच में लगाया जाता है प्रतिरोध बॉक्स। और दूसरे खाली स्थान में जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस खाली स्थान में अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया जाता है और इस तरह से ये उपकरण तैयार किया जाता है। अब ये जो मैंने बातें बताई हैं, इनको परीक्षा में वर्णित करके आना है, नीचे लिख कर आना है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट की है। तो जब आप इसको लर्न करेंगे तो उपकरण का वर्णन इस प्रकार से याद कर लेंगे, जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन 21 का जो फर्स्ट पार्ट ए है उसका आंसर दे देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बी को देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट बी में एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है करने के लिए। चलिए पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। एक आदमी 2.5 घंटा में एक बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर, फिर 3 किलोमीटर पूरब तथा अंत में 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। चित्र बनाइए तथा आदमी के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक तो दूरी की गणना करो, विस्थापन की गणना करो, चाल की गणना करो और वेग की गणना करो। देखो यहाँ मैंने दिशाओं को सूचित करती हुई 4 रेखाएं खींची हैं। इन 4 रेखाओं में कौन पूरब है कौन पश्चिम है बताता हूं। मान लीजिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ओके। व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में चला। मान लीजिए व्यक्ति यहां था बिल्कुल मूल बिंदु पर और वो यहां पर आ गया। इस मूल बिंदु को अगर मैं ओ कह रहा हूं, ये दूरी 4 किलोमीटर है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ए, 4 किलोमीटर। फिर ये 3 किलोमीटर पूरब में चला। अब ये इधर से इधर को चला, यहाँ ए से पूरब की तरफ चला और कितना चला 3 किलोमीटर चला। ये दूरी हो गई 3 किलोमीटर। और अंत में 8 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर चला। ठीक है। दक्षिण की ओर नीचे की तरफ चलेगा। अब ये यहां से ऐसे चला और 8 किलोमीटर पर जाकर रुका। मान लीजिए यहां रुक गया ये व्यक्ति। ओके। इसको ए माना था, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं और व्यक्ति यहीं पर रुक गया है। ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 8 किलोमीटर है, यहां से डी तक 8 किलोमीटर। इसमें से ए से लेकर ओ तक या फिर बी से लेकर सी तक 4 किलोमीटर है, तो बाकी कितनी बची होगी, यहां से यहां तक कितनी बची होगी, ये भी 4 किलोमीटर ही बची होगी, 4
किलोमीटर। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के लिए। इधर साइड में करते हैं नंबर 1, दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी बराबर होगी O से लेकर A तक OA प्लस A से लेकर B तक AB प्लस B से लेकर D तक, B से लेकर D तक। ठीक है, तो OA कितना है अपने पास 4 किलोमीटर, AB है 3 किलोमीटर और BD है 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 15 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट भी देखते हैं अपना। सेकंड पार्ट में विस्थापन पूछा है। विस्थापन कैसे निकाला जाता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु था O पर, था ना, यहां से व्यक्ति चला था, और अंतिम बिंदु कहां पर, जहां पर व्यक्ति रुका, D पर रुका, है ना। तो विस्थापन कहां से कहां तक हो गया? विस्थापन हो गया O से लेकर D तक। ठीक है, ये विस्थापन हो गया। विस्थापन के लिए हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं OCD। इस त्रिभुज OCD में, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, या फिर आप ये वाला त्रिभुज भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं इसको 4 किलोमीटर लिख देता हूं CD को, और ये समकोण त्रिभुज मेरे पास बना है। ये इसमें 3 किलोमीटर ही होगा OC भी। तो विस्थापन के लिए समकोण त्रिभुज OCD ले लेंगे और विस्थापन को लिख देंगे, विस्थापन यहां होगा OD। ठीक है, सीधी दूरी एकदम। समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से OD का वैल्यू निकाल लेंगे। OD कर्ण है ना, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार का काम OC कर देगा, और लंब का स्क्वायर, लंब का काम CD कर देगा, CD का स्क्वायर। OC अपने पास 3 किलोमीटर है तो 3 का स्क्वायर, और CD अपने पास 4 किलोमीटर है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 25 आ जाएगा ने, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इंप्लाइज दैट विस्थापन हो जाएगा 5 किलोमीटर। समझे? चलिए, और हमें क्या पूछा था? और हमें पूछा था कि चाल कितनी है। चाल बताते हैं, थर्ड पार्ट का आंसर देते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी आई अपने पास? 15 किलोमीटर आई है, और समय कितना है? 2.5 घंटा है। ठीक है, नीचे से डेसिमल हटाएं तो ऊपर एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, और 25 से 150 को काटे तो 6 बार कटेगा, तो चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर हमें पूछा है वेग। वेग के लिए क्या सूत्र प्रयोग करते हैं? वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, और विस्थापन कितना आया है? 5 किलोमीटर का विस्थापन आया था तो 5 लिख देंगे, और समय 2.5 घंटा है, प्रश्न में दे रखा है। इससे नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, और 25 दूनी 50, वेग हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसका वेग आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन। अब ये 2 पार्ट करने थे,
या फिर अथवा में 2 पार्ट और दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। लेकिन मैं आपको हर प्रश्न करवा रहा हूँ, प्रश्न पत्र में पूछे गए सारे प्रश्न मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। तो इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए ये इसका सेकंड पार्ट है। जलवायु विज्ञान से प्रश्न पूछा है 21A, अथवा वाला जो पार्ट हमारे पास है उसमें। इसमें पूछा गया है मौसमी दशाओं का उल्लेख कीजिए। अवलोकन गुब्बारा में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो 6 मौसमी दशाएं पूछी हैं। 6 मौसमी दशाएं आपके सामने हैं कुछ इस तरह से। नंबर 1 वृष्टि, नंबर 2 आर्द्रता, नंबर 3 वायुदाब, नंबर 4 पवन, नंबर 5 तापमान, नंबर 6 मेघ। ठीक है। प्रश्न का जवाब और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप इनके बारे में कुछ वर्ड्स लिख दीजिए, 20-20, 30-30 वर्ड लिख दीजिए इनके बारे में, जिससे इनका उल्लेख हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके वर्ड्स याद नहीं हैं या आप नहीं जानते तो आप खाली नाम लिखकर आ सकते हैं। ठीक है। आगे पूछा गया है अवलोकन गुब्बारा में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अवलोकन मतलब जो मौसम का अनुमान लगाया जाता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अवलोकन गुब्बारे, मौसम अवलोकन गुब्बारे में कभी कभी हाइड्रोजन और कभी कभी हीलियम गैस भरी जाती है। कभी कभी हीलियम गैस, कभी कभी हाइड्रोजन और कभी कभी हीलियम गैस भरी जाती है। ओके। ये दोनों गैसें हवा से हल्की होती हैं। समझ गए? तो ये था जो अथवा में पूछा गया है 21 का ए पार्ट। अब अथवा में पूछा गया 21वां प्रश्न का बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें अंतर करने को बोला हुआ है। किस किस में? एमीटर तथा वोल्ट मीटर में, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये प्रश्न आपसे 4 अंक में पूछा गया है और जो पिछले वाला प्रश्न था वो आपको 2 अंक में पूछा गया था, यानी कुल मिलाकर ये प्रश्न 6 अंक का पूछा गया है। तो यहाँ एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ क्रम वाइज इनके गुणों में अंतर दिखाया गया है या फिर इनमें अंतर दिखाया गया है। देखिए एमीटर क्या करता है? इसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। मतलब एमीटर से आप करंट को नापते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज को नापते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापा जाता है। एमीटर की सहायता से एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। ये आपने क्रम संयोजन पढ़े होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, 2 तरह के संयोजन आपने पढ़े होंगे। और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी जो हाउस वायरिंग जिसमें होती है, घरों में जिस क्रम में वायरिंग होती है उसी क्रम में हम वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये थे इनमें अंतर। अब हम जान लेते हैं परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या अंतर होता है। देखो, परावर्तन प्रकाश किरण के किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जबकि किसी प्रकाश किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से सघन माध्यम में परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूं। देखिए क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझा देता हूं। प्रकाश का परावर्तन तो आप जानते ही हैं। जब आप कोई चिकना या पॉलिशदार तल लेते हैं या फिर आप कोई मिरर लेते हैं और उसको धूप में लेकर खड़े हो जाते हैं तो आपने उसको तिरछा ऐसे वैसे घुमाकर देखा होगा, वहाँ से प्रकाश का कैसे रिफ्लेक्शन होता है।
उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ दो माध्यम होते हैं, एक तो सघन होता है और एक विरल होता है। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है, ठीक है। मान लीजिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम जैसे कांच या पानी कह सकते हैं और विरल माध्यम जैसे हवा कह सकते हैं, यानी ये हल्का भारी इस तरह से होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम तथा विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मान लीजिए किरण यहाँ से आ रही थी, ये किरण आई और यहाँ टकराई, इसे होना तो था अपवर्तित, लेकिन ये अपवर्तन होने की बजाय ऐसे परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही चली गई, ठीक है। तब इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये होता किस कारण है, आगे यही आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले परावर्तन का दूसरा अंतर पढ़ लेते हैं। इसमें बस एक माध्यम का होना आवश्यक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्रांतिक कोण का मान कम हो जाने के कारण होता है। कारण समझ गए। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 21 के चारों पार्ट, चारों प्रश्न जो पूछे गए थे आपको। उम्मीद है जितना आपको पढ़ाया है समझ आया होगा। चलिए फिर चलते हैं दोबारा वापस आने के लिए। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।